हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा आपके पास फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन यानी इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शन का जो टॉपिक आपके पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, क्योंकि हमने अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो इसी पे आधारित है, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो आप इसको समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो जो आपके पास है उसको भी देख सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा मैं आपकी डेफिनेशन को थोड़ा रिवाइज़ करा रहा हूँ आपके पास। तो डेफिनेशन क्या है आपके पास, थोड़ा आपके पास ध्यान देंगे तो देखो आपके पास जो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी आपके पास f, जो फंक्शन f है वो x टू y पारिभाषित इस है, और वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब व्युत्क्रमणीय, हिंदी में कहते हैं इसको व्युत्क्रमण, मतलब उसका इन्वर्स का सिद्ध होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन y, अगर f व्युत्क्रमण, यदि इसके लिए एक फंक्शन y जो इसके सह से प्रांत पर पारिभाषित, देखो अनिवार्य रूप से जो इसका जो दूसरा फंक्शन है उसका अस्तित्व इस प्रकार से होना चाहिए कि जो इसके फंक्शन f के सह से प्रांत की ओर पारिभाषित हो इस प्रकार से कि इन दोनों का संयोजन जो गॉफ और फॉग बने, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, तत्समक फलन होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देना, गॉफ भी तत्समक फलन और फॉग भी तत्समक। इन अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास एक्स वाई आपके पास है, तो इस जो गॉफ जो होगा वो एक्स पर आधारित क्या होने वाला है, तत्समक। मतलब गॉफ के अनुसार मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, x का प्रतिबिंब x, और फॉग के अनुसार y का प्रतिबिंब क्या मिलना चाहिए, y। हाँ, अगर ये x और y के स्थान पर अगर मैं r लिख देता तो मैं सीधे लिखता यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो सिंपल सा आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं बस। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है कि f क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि उसके लिए एक अन्य फलन g का अस्तित्व इस प्रकार से है कि उन दोनों के लिए संयोजन फलन गॉफ और फॉग दोनों के दोनों क्या हो जाए, तत्समक फलन हो जाए। अगर दोनों तत्समक फलन है तो उस टाइम पर f व्युत्क्रमणीय होगा, और जो g फंक्शन है वो उसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, जिसे किसी द्वारा निरूपित करते हैं, f इन्वर्स बराबर g के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये पहली डेफिनेशन आपके पास है। ठीक, और इस इन्वर्स फंक्शन के अनुसार जो अभी तक प्रतिबिंब थे उनको हम किससे संबंधित कर देंगे, पूर्व प्रतिबिंबों से संबंधित करा देते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है इन्वर्टिबल फंक्शन की पहली डेफिनेशन। जो दूसरी डेफिनेशन है ये फंक्शन के 1 और ऑन टू पे आधारित है। देखो, अगर कोई फंक्शन f जो कि x से y पर पारिभाषित है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल। इफ़ इट इज़ बोथ 1 एंड ऑन टू, ध्यान देना कि वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, यानी ऐकिक और आच्छादक दोनों होना चाहिए। ऐकिक भी होना है और आच्छादक भी होना है। तो उस केस में जो इन्वर्स फंक्शन निरूपित किया गया f इन्वर्स, जो इन्वर्स फंक्शन होगा क्या होगा, सह से प्रांत की ओर पारिभाषित होगा। किस प्रकार से, जो क्या करेगा, प्रतिबिंब को पूर्व प्रतिबिंब से जोड़ रहा है। देखो, ये अभी तक y जो था फंक्शन के अनुसार क्या था, फंक्शन अगर ये था x का प्रतिबिंब था y, हमने ये पढ़ा था। अब क्या करेगा, जो दूसरा फंक्शन होगा जिसको हम अभी तक g कह रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, g कह रहे हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं, g, वो क्या करेगा, प्रतिबिंब को पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित कराने वाला है आपके पास। ठीक, तो ये है इन्वर्टिबल फंक्शन। आप दो मेथड आपके पास, मतलब दो डेफिनेशन का मतलब क्या है, दो तरीके हमारे पास होने वाले हैं आपके पास किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दर्शाने के। एक तो क्या है, यही गॉफ फॉग वाला, ज़्यादातर हम इस गॉफ फॉग वाले के यूज़ करने वाले हैं। और दूसरा जो है वो है कि फंक्शन को 1 ऑन टू दर्शा दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, अगर ये 1 ऑन टू हो जाएगा तो ईजिली क्या हो जाएगा, ये आपके पास व्युत्क्रमणीय होगा। और उसके लिए इन्वर्स फंक्शन g का अस्तित्व क्या होगा, सह प्रांत से प्रांत की ओर, सह प्रांत से प्रांत की ओर, और क्या करेगा वो प्रतिबिंब को पूर्व प्रतिबिंब से जोड़ देगा। अभी तक आपने पढ़ा था फलन f के अनुसार x का प्रतिबिंब y था, ये x का प्रतिबिंब कौन था, y। ठीक, अब क्या होगा, इसके इन्वर्स के अनुसार प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब से कौन संबंधित हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये है आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास। ठीक, अब मैं इस पे एग्जाम्पल की मदद से इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके पास। ठीक, अब एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसमें पहले क्वेश्चन को समझ लेना आपके पास। एक दो समुच्चय दिए हैं a और b, उन दोनों पर आधारित फंक्शन है a जो a से b पर पारिभाषित है। समझ में, ध्यान देना, समुच्चय a उसका प्रांत और b क्या है, सहप्रांत। इस प्रकार से पारिभाषित है कि f(x) इक्वल टू क्या होगा, 2x, या इसको इक्वल टू क्या लिख दो, y भी लिख दो, यानी प्रतिबिंब x का प्रतिबिंब क्या होगा, उसका दुगुना, यानी y का मान क्या मिलेगा, दुगुना के रूप में। तो आपको लिखना है क्या, इससे पहले f को लिखना है एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहले मतलब f को का जो रोस्टर रूप होगा वो लिखना है आपके पास, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। और उसके पश्चात अगर f इन्वर्स का अस्तित्व है तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो पास, हमें जो ज्ञात है वो क्या है, हमारे पास प्राप्त है जो प्रतिबिंब है y बराबर f(x) इक्वल टू क्या होगा, 2x। मतलब x
की का प्रतिबिंब के रूप में मुझे जो y प्राप्त होगा उससे दुगुना आपके पास प्राप्त होने वाला है, ये मुझे ज्ञात है। ठीक, तो मैं एक एक क्या करूँगा कि x के संभावित मान जो कि a से ले जाएंगे उनके लिए अलग अलग क्या निकालूंगा, वैल्यू ही निकालूंगा। देखो इफ़ x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू यानी f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो पहला ऑर्डर पेयर मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि यानी एक, अगर x का मान 1 है तो y का मान क्या मिलने वाला है 2, यानी उसके प्रतिबिंब के रूप क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला। ठीक, इसी प्रकार से इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि f2 का मान निकालिए जो कि y के रूप में मिले, f2 का मान कितना होगा 2 इंटू 2 यानी 4। ऐसे ही f3 का मान होगा 2 इंटू 3 यानी 6, और इसी प्रकार से f4 इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी 8। तो ये मुझे अब a के प्रत्येक अवयवों के लिए प्रतिबिंब मिल गए, तो f मुझे मिलेगा। सो f देखो अवयवों के रूप में यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिल गया, 1 का प्रतिबिंब 2, फिर 2 का प्रतिबिंब 4, फिर 3 का प्रतिबिंब 6 और 4 का प्रतिबिंब 8। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो गया। तो मुझे ये क्या मिल गया है आपके पास, देखिए ये आपके पास फंक्शन f प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया, पहला पार्ट ये हो गया। अब आपसे पूछा गया इसके साथ साथ आपको f इनवर्स भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है यदि उसका अस्तित्व हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ कि जो f जो है वो, अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊँ तो देखो आपके पास क्या हो रहा है। ये हो गया a, ये हो गया b। a में था 1 2 3 4, यहाँ था 2 4 6 और 8। इसके अनुसार फलन f जो है a से b पर परिभाषित, इसके अनुसार 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 6 और इसका क्या है। तो आप क्लियरली इस फिगर से देख सकते क्या है 1 1 ऑन 2 है। फंक्शन जो है f जो है वो क्या है 1 1 ऑन 2 है। अब 1 1 क्यों, क्योंकि देखो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सह प्रांत में प्रतिबिंब क्या है भिन्न भिन्न। ऑन 2 क्यों है, ऑन 2 इसलिए है क्योंकि देखो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव क्या है किसी न किसी का क्या है प्रतिबिंब के रूप में, तो ये क्या है ऑन टू भी है। तो इसलिए क्योंकि ये 1 1 ऑन टू है तो इसलिए f इनवर्स का अस्तित्व होने वाला है, f इनवर्स का अस्तित्व होने वाला है। तो अब अगर आपको f इनवर्स का अस्तित्व होने वाला है तो आपको f इनवर्स निकालना भी पड़ेगा। तो f इनवर्स इक्वल टू पता क्या होगा, देखो अब जो इनवर्स फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो ये प्रतिबिंब हैं उनको अपने पूर्व प्रतिबिंबों से संबंधित करता है, यानी f इनवर्स इस b से a की ओर परिभाषित होगा। जिसका इनवर्स फंक्शन हो क्या होगा, b यानी सह प्रांत से प्रांत की ओर परिभाषित होगा और क्या करेगा प्रतिबिंबों को उनके सह प्रतिबिंबों से संबंधित कर देगा। तो बताओ क्या करना है आपको, केवल अब अभी एक का संबंध 2 से था तो f इनवर्स के अनुसार 2 का संबंध कितना हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा 2 1। ऐसे ही अभी फंक्शन f के अनुसार 2 का प्रतिबिंब 4 था तो अब f इनवर्स के अनुसार 4 का संबंध किससे हो जाएगा, 2 से तो हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो f के अंतर्गत आने वाले जो क्रमिक युग्म थे ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके जो ऑर्डर हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो प्रथम घटक था, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेकंड बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये देखो 2 1 फिर 4 2, इसी प्रकार से 6 3 और 8 4। तो ये आपके पास बनेगा आपके पास इस फंक्शन f का इन्वर्स फंक्शन। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको f इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 1 और ऑन टू से बता दिया आपके पास, ठीक है। दूसरा मेथड गॉफ और फॉक्स है, वो भी आपका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कल एक एग्जांपल भी कराया था, तो इजीली उससे हम कर सकते हैं आपके पास, ठीक। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपके पास एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है शायद आपके पास एक्सरसाइज में। तो ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपके पास होने वाले हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में 2 भाग आपके पास हैं। सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये f(x = x + x+2) जो कि -1 से 1 इस अंतराल में, ये आपके पास इस समुच्चय पे ये पूरा एक अंतराल है तो इस पर परिभाषित है, और यानी इसका प्रांत ये है और ये क्या है सहप्रांत क्या है r, ठीक। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये 1 1 है। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं वो आपको ईजिली मालूम है। देखो मैं सबसे पहले इसको 1 1 चेक कर देता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, 1 1 चेक कर रहा हूँ f को, जो कि f परिभाषित था -1 to 1 दोनों शामिल हैं, क्लोज इंटरवल टू r, ठीक है। ये आपके पास क्या है दिया वापस, ठीक है।
गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स डज नॉट इक्वल टू -2। -2 के बराबर नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अगर -2 के बराबर हो जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास अपरिभाषित हो जाएगा। वैसे आपके पास इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसकी आवश्यकता आपके पास है नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि -2 की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि इसका जो सह प्रांत है, वो प्रांत जो है, इसमें x का मान -1 से 1 के बीच में, तो -2 तो उसके बीच है ही नहीं, ठीक है। पर अगर ये r होता, मान लो ये r होता, ये क्या होता, r होता, मैंने इसका प्रांत अगर r होता तो उस टाइम पर इसकी आवश्यकता पड़नी थी, इसलिए लिख दिया आपके पास कि एफ एक्स में क्या है, x का मान -2 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके पास, ठीक, तो हमें पहले चेक करना है कि 1 1 है पहला पार्ट इसका, ये क्या है, पार्ट फर्स्ट, ठीक। तो पार्ट फर्स्ट में करना है कि इसको 1 1 चेक करना। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं आपको मालूम है, यदि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए क्या हो जाए, प्रतिबिंब भी क्या हो जाए, भिन्न भिन्न, तो क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। तो मैंने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू -1 और 1। ये जो इसका प्रांत था, इससे दो अवयव इस प्रकार से लिए हैं, सच दैट कि इनके प्रतिबिंब क्या थे, समान। अब थोड़ा ध्यान देना, अब प्रतिबिंब समान है तो उनके अवयव भी अनिवार्य रूप से समान होने चाहिए, तभी जाके वो 1 1 कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है, अगर प्रतिबिंब समान है तो यानी आपके पास x1 फंक्शन के अनुसार x का प्रतिबिंब ये है, तो ये जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2, और ये हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। जब सिंप्लीफाई करो तो ये हो रहा है x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। तो x1 से ये कट गया तो ये हो गया 2x1 इक्वल टू 2x2, यानी x1 इक्वल टू x2। तो ये मुझे प्राप्त हुआ। अवयवों के प्रतिबिंब समान होने पर अवयव भी समान है। इसका अर्थ क्या है कि f इज़ 1 1। तो ये 1 1 आपके पास हो गया, आपके पास, ठीक। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, 1 1 हो गया। अब जरा इसका सेकंड पार्ट की ओर जरा ध्यान देना आपके पास। सेकंड पार्ट में इसने क्या किया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। फंक्शन वो है पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पर r था, यहाँ पर r के स्थान पर जो सह प्रांत था उसमें परिवर्तन करके क्या हो गया, रेंज लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, रेंज लिख दी गई है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर जब ये रेंज लिख दिया जाए, यहाँ पर जो फंक्शन f है उसका सह प्रांत अभी तक r था, r के स्थान पर उसको क्या कर दिया, उसका परिसर लिख दिया जाए, तो इसका इनवर्स फंक्शन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा आपके पास। अब क्वेश्चन मतलब थोड़ा चेंज हो गया। अब आपके पास फंक्शन तो वही है, फंक्शन वही है आपके पास। फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, हमारे पास क्या है, इस प्रकार से डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखो प्रांत तो वही रहने दिया, पर परिसर जो आर था उसके स्थान पर उसका जो अभी तक सह प्रांत था वो था आर, और सह प्रांत को हटा के उसका परिसर बना दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है, अब जब मुझे मालूम है यहाँ पर सह प्रांत को हटा के क्या हो गया, परिसर बन गया, तो ये क्या बन गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्या हो, आच्छादक भी हो आपके पास, क्या हो, आच्छादक भी हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये आच्छादक हो गया है। और 1 1 मैं पहले से कर चुका हूँ। देखो, एज फंक्शन एफ एक्स इज़ 1 1, मैंने इससे पहले वाले उसमें चेक किया है 1 1, एंड जो रेंज था अभी तक, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या बना दिया गया है, कोडोमेन। भाई अभी 1 1 था, अब रेंज जो थी आपके पास है उसको क्या बना दिया, एक कोडोमेन बना दिया, मतलब सहप्रांत बना दिया गया है। अब जब भी आपको सहप्रांत और परिसर समान हुए तो इसका अर्थ क्या हो गया, सो एफ इज़ 1 1 तो पहले के हिसाब से हो गया ऑन टू, और इसके अनुसार क्या हो गया, इसके अनुसार क्या हो गया, ऑन टू। अब ये आपके पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हैंस एफ इज़ इनवर्टिबल। इसका अर्थ क्या हो गया, अब ये व्युत्क्रमणीय भी होगा, और वो कहाँ से परिभाषित होगा, तो इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स का जो अस्तित्व होगा कहाँ से होगा, रेंज ऑफ एफ टू -1 to 1, ये इस प्रकार से। अब वो निकालेंगे भी, हमको कैलकुलेट भी करना है आपके पास, ठीक है। तो किस प्रकार से पूरा देखो, तो एफ इनवर्स में निकालूंगा पास, ठीक है। तो उसके लिए देखो, ये तो पता चल गया पास डिफाइंड बाय। अब वो डिफाइंड किस प्रकार से होगा,
कि जो अभी तक ये इक्वल टू वाई था ना, तो अभी आपके पास बताऊँ क्या होगा, एफ इनवर्स के अनुसार वाई का प्रतिबिंब क्या मिलने वाला है। अब थोड़ा ध्यान देना कि जो y था उसका प्रतिबिंब क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, x, और f इनवर्स के अनुसार। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो ज्ञात है वो हमारे पास है y बराबर x अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम अभी तक y x पर आ जाता है, आपको x को y पर, ये हो जाएगा yx प्लस 2y इक्वल टू x। अब इससे हमको x का मान निकाल, तो x वाला भाग उतर जाएगा, हो जाएगा 2y इक्वल टू x माइनस वाई एक्स। तो इससे मुझे x बराबर मिल रहा है 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये मुझे प्राप्त हुआ। तो ये ही आपके पास क्या मिलने वाला है, gy के रूप में f इनवर्स y इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, जहाँ y डज नॉट इक्वल टू -1 होने वाला आपके पास। ठीक है, -1 की वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये उसका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। ये जो आपके पास निकला, जो x की वैल्यू आपने कहा इक्वल टू x, ये क्या कहलाएगी, उसकी इन्वर्स फंक्शन कहला आपके पास इन्वर्स फंक्शन। ये इक्वल में लिखा था ना, x होना चाहिए। ठीक, तो x का मान ये प्राप्त हो रहा है, तो f इन्वर्स y इक्वल टू ये आपके पास प्राप्त हुआ है, इसका इन्वर्स फंक्शन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में उसने चेंज किया था, जो उसका सैप्रांत था उसको उसका परिसर बना दिया था, मतलब परिसर जो था उसको सैप्रांत बना दिया था। इसके आधार पर आपने चेक किया था कि 1 पहले ही था, और ये इसके अनुसार क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। जब ये 1 ऑन टू है तो ये इन्वर्टिबल भी होगा, और जब ये इन्वर्टिबल होगा तो जो उसका इन्वर्स फंक्शन होगा वो सैप्रांत से प्रांत की ओर परिभाषित होगा। और किस प्रकार से, कि एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान मुझे निकालना है यहाँ से, जो फंक्शन का रूप था ना, इससे मैंने x का मान निकाला, तो ये आ रहा था 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इस टाइम पर इस फंक्शन के लिए इसका, इस f के लिए उसका इन्वर्स फंक्शन g भी कह सकते हैं, और या f इन्वर्स भी कह सकते हैं आपके पास। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। आगे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और आपके पास करा रहा हूँ। तो अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये भी किताब के क्वेश्चन आपके पास है। तो एक फंक्शन दिया हुआ है f, जो कि r प्लस को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं। ये क्या है, नॉन नेगेटिव। अब प्लस में इसका अर्थ ये नहीं कि सारे पॉजिटिव आपके पास, नहीं, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आपके पास हैं। ठीक है, तो r प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं आपके पास r प्लस क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित। ठीक है, तो इसका जो प्रांत है वो है r प्लस, मतलब नॉन नेगेटिव रियल, और सैप्रांत के रूप में -5 टू इन्फिनिटी। अब ये इस प्रकार का एक अंतराल के रूप में क्या दिया हुआ है, इसका सैप्रांत दिया है आपके पास। ठीक, और परिभाषित इस प्रकार से कि f(x) इक्वल टू है 9x² प्लस 6x माइनस 5। ये इस प्रकार से है। आपको पहले प्रूफ करना है कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और उसके बाद उसका इन्वर्स भी निकालना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपके पास दो तरीके से है। तो मैंने आपको है ना अभी इससे पहले क्योंकि 1 ऑन 2 से बताया, और इससे पहले एक एक्सरसाइज भी हम 1 ऑन 2 से कर चुके हैं, तो मैं इसको बताऊंगा गॉफ और फॉग से। ठीक है, देखो एक बार पहले देख लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन आपके पास। तो जो सबसे पहले दिया है कि फंक्शन जो है उसका वो है f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब जब मैं बात करूं तो इसका जो प्रांत डोमेन है r प्लस, यानी ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब रियल नंबर ये भी एक अंतराल के रूप में दे दो यहाँ पर। अब देखो अगर पहला मान रखता हूँ 0 तो क्या मिल रहा है -5। तो इसका सैप्रांत को जो है रेंज के रूप में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देर का। ठीक, तो इसका इस प्रकार से, तो मैं इसको अब 1 ऑन 2 से ना बताते हुए क्या किससे बताने वाला हूँ आपके पास, गॉफ और फॉग की विधि से। ठीक है, तो ये बात देखो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो दिया हुआ फलन है, इसके लिए एक अन्य फंक्शन gy का अस्तित्व बनाने वाला है। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसके अनुसार देखो, हमें मालूम है कि ये जो वैल्यू मिलती है x के लिए, उसका प्रतिबिंब y कहलाती है। y बराबर है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो अभी तक y जो फंक्शन था f(x), उसके अनुसार y जो है x पर आधारित है। जो हम कहते हैं, हम अगर सिंपल भाषा में कहें, इस फंक्शन में x जो है वो स्वतंत्र चर है, और जो y उस पर आधारित है निर्भर चर कहलाता है। वो आपको डेफिनेशन में पता चलेगा। ठीक है, तो ये है y बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5।
ठीक। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, अभी तक जैसे y x पर आश्रित है, x को y पर आश्रित है, उसके लिए क्योंकि ये स्क्वायर वाला तो मैं इसका वर्ग पूर्ण करने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास वर्ग पूर्ण करने वाली विधि से आपके पास, तो मैंने इसको लिख दिया y, इसको मैं लिखता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया 2 इंटू 3x इंटू 1। आपको वर्ग पूर्ण करने वाली विधि है, उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a और b, देखो सॉल्व करके 6x ही आ रहा है। तो जो b ये है इसके स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ए, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो b जो है उसके स्क्वायर को जोड़ूंगा भी घटाऊंगा, मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, सेम संख्या को जोड़ा घटाया -5। तो देखो इतना तो हो गया वर्ग पूर्ण, किस प्रकार से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया y बराबर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो बाकी बचा उसको सॉल्व करूँ तो -1 और -5 कितना हो गया -6। तो ये -6 इधर आएगा तो हो जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू हो गया रूट y प्लस 6। तो ये इस प्रकार से आपके पास मिल रहा है, ठीक। अब मुझे चाहिए केवल x का मान, तो ये 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3, और ये कहलाता है gy। ये क्या कहलाता है, gy, मतलब मैंने जो फंक्शन f(x) दिया है उसके लिए एक फंक्शन का अस्तित्व बनाया है gy। अब जब gy प्राप्त हो गया है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, गॉफ और फॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यही आपके पास करना है, इसको पहले मैंने y जो था x पर आधारित था, अब x को y पर आधारित बना दिया और इस फंक्शन को कह दिया gy। अगर ये व्युत्क्रमणीय होगा तो इन दोनों फलनों का संयोजन जो होगा, गॉफ और फॉग दोनों ही 1 1 भी होगा और ऑन टू भी। अब मैं उसको चेक करूँगा आपके पास, ठीक। तो जो दो प्राप्त फंक्शन हैं वो हैं x पर आधारित है और y पर आधारित है, ठीक। तो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, देखो सबसे पहले गॉफ ऑफ x, यानी g के अनुसार f(x), और f(x) कितना है आपको मालूम है, कितना, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। करना क्या है, g में फंक्शन f(x) को रख देना है, मतलब जो g में अभी तक y था, y के स्थान पे रख देना है, ये रख देना। तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट, देखो y के स्थान पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और प्लस 6 तो पहले से ही है, होल अपॉन 3। तो ये हो रहा है -1 प्लस रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x और -5 प्लस कितना हो गया +1 अपॉन 3। ये कुछ ऐसा हो गया। अब जरा इसको कैलकुलेट करें तो देखो -1 प्लस, जरा इसको गौर से देखिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ और नहीं बताऊँ क्या था, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। जब सिंप्लीफाई करें तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा -1 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3। तो मुझे प्राप्त हुआ गॉफ ऑफ x इक्वल टू 3x अपॉन 3, यानी x जो कि क्या है, तत्समक फलन। तो मैंने क्या सिद्ध किया कि ये क्या प्राप्त हो गया, एक तत्समक फलन प्राप्त हो गया गॉफ। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब फॉग के लिए भी चेक करेंगे, फॉग भी क्या होना चाहिए, तत्समक फलन प्राप्त होने वाला आपके पास, ठीक है। तो उसको मैं चेक कर रहा हूँ। अब जब हम है ना गॉफ के बाद फॉग ऑफ y निकाल रहे हैं, f ऑफ gy और gy ये था। अब आपको करना क्या है कि जो फंक्शन f(x) था, अब मैं यहाँ पर अलग सा लिख भी देता हूँ कि f(x) था क्या, f(x) इक्वल टू था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब करना क्या है, इस फंक्शन में जब x है तो ये प्राप्त था, अब x के स्थान पर सब जगह ये रख देना। तो ये हो जाएगा देखो 9 इंटू, अब देखो x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू, फिर x के स्थान पर फिर ये आएगा -1 प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 और -5 ऐसे रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैं निकाल रहा हूँ फॉग ऑफ y, मतलब f के अनुसार gy का प्रतिबिंब, यानी f में क्या करना है, gy को प्रतिस्थापित करना है। तो मैंने आपके पास कैलकुलेट किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, 9 ये हो जाएगा -1 प्लस रूट y प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 9। क्यों, ये स्क्वायर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, प्लस 6 ऐसे ही
अब देखो ये आपके पास था -1 प्लस रूट y प्लस 6/3 और -5, तो 3 से कैंसिल होता है 2 टाइम्स, तो ये इस प्रकार से है। अब जब सिमिलर तो 9 से 9 कैंसिल। अब करेंगे क्या, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसके होल स्क्वायर से खोलूँगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस रूट y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी मतलब y प्लस 6। क्यों, यही हो रहा है। देखिए a स्क्वायर, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको जरा सिंपलीफाई करें तो ये जाएगा -2 गुणा होगा अंदर तो ये हो जाएगा -2 से गुणा होगा तो -2 और प्लस 2 रूट y प्लस 6 और साथ में -5। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ तो ये -1 का स्क्वायर हो गया +1, इस स्क्वायर के कारण रूट हट गया, हो गया y प्लस 6। अब यहाँ जब गुणा होगा तो ये -2 से गुणा तो हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ y प्लस 6 -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 6 -5, तो ये -2 टाइम्स ऑफ y प्लस 6 ये सिंप्लीफाई करने पर आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 6 + 1 7 प्लस y -2 -5 -7, तो दोनों कैंसिल, कितना रहा y। तो मुझे प्राप्त हुआ फॉग ऑफ y इक्वल टू y, यानी ये भी क्या है, एक तत्समक फलन है, ये दूसरा। तो मैंने प्राप्त किया एज गॉफ ऑफ x इक्वल टू x, एक x पर आधारित तत्समक फलन, और फॉग ऑफ y इक्वल टू y, ये भी क्या है, तत्समक फलन। तो इसका अर्थ हो गया f इज इनवर्टिबल, ये व्युत्क्रमणीय है, एंड g बराबर f इनवर्स इक्वल टू, तो f इनवर्स के रूप में क्या प्राप्त होगा, जो आपने g फंक्शन बनाया था ना g y का, y पर आधारित, वो उसका इनवर्स फंक्शन होगा जो आपके पास प्राप्त हुआ था -1 प्लस रूट y प्लस 6/3, तो ये उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, जो हमने वहाँ पर जी वाई। तो दोनों ही मेथड से मैंने आपको बताया आपके पास कि इनवर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और कैसे फलन को इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ किया जाता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप इसको ईजिली आना कंसिडर कर लोगे पास कि कैसे हम है ना चेक करेंगे कि इनवर्स फंक्शन कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो आप पढ़ लोगे। मेरे को ये जो आपके पास टॉपिक था, ये आपके पास भले ही कंप्रेस करके उन्होंने ये हटा दिया है, पर ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके पास एक टॉपिक और है बाइनरी ऑपरेशंस, तो आप इजीली उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सीधे इसके बाद आपके पास अगला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, पास वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास, ठीक। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका यूज़ डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर आपके पास है 5वां अवकलज वाला, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके पास। इसलिए उससे पहले मैंने आपको ये जरूर पढ़ाया आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, क्योंकि अगर ये इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 11 में पढ़े हैं, पर उसका इन्वर्स जो है उसके लिए आपको इन्वर्स फंक्शन आना चाहिए, इसलिए आपके पास। तो आपको इन वीडियोज़ को बार बार देखते रहिए ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है और जो कोई डाउट होता है उसको पूछ लेना आपके पास, ठीक। तो आप उसको कमेंट के रूप में भी लिख दो आपके पास उसमें आपके पास, ठीक। तो एक बार इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना, और किताब के जो एग्जाम्पल हैं, थ्योरम्स हैं जो उसमें छोटी मोटी, कि अगर f और g दोनों ही 1 1 हैं तो उनके जो संयोजन होंगे गॉफ, वो भी क्या होगा 1 1। और इसी प्रकार से अगर f और g दोनों ऑन टू हैं तो उनका संयोजन गॉफ और फॉग भी क्या होंगे, ऑन टू होंगे। वो आपके पास बेसिक चीज़ें वो आप कर सकते हो आपके पास, ठीक है। तो एक बार दोबारा किताब में इसको पढ़ना। ये आपके पास भले ही इन्होंने इस बार कोरोना काल के कारण थोड़ा सा इसको सिलेबस से हटा दिया है, कंप्रेस कर दिया है, पर आपको आना चाहिए, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन भी हटा दिया है, पर आपको वो भी आना चाहिए, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं क्या, जब भी स्कूल खोलेंगे तो मैं आपको उसको दोबारा पढ़ाऊँगा बस, ठीक। ओके।